हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। तो इसको हम कहीं भी ले सकते हैं, इकोनॉमी में भी ले सकते हैं और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में ये बताया गया है कि आपको बैलेंस शीट किस तरह बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह रखना है। तो वो क्वेश्चन आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी ले सकते हो और इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी ले सकते हो, दोनों से उसका आंसर मिलता है। उसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इकोनॉमी में भी आते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी आते हैं। जैसे कि आपसे टाइप्स ऑफ मार्केट पूछे गए, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या कौन सा है, ओपन मार्केट है या क्लोज मार्केट है। ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, दोनों से आते हैं। ठीक है, और जो चीज एक से ज्यादा जगह से आती है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी ले सकते हो। हम पढ़ते हैं कि महंगाई चीज क्या होती है। एक तो सिंपल सी बात है कि डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट होता है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी ही रहेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी ही है तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। मीन्स जो प्राइस है उसकी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेने वाले ज्यादा खड़े हैं और सप्लाई उतनी ही है तो रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, लेने वाले कम हो गए और सप्लाई उतनी ही है या सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, मीन्स सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतनी ही है तो रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड का सिंपल सा नियम होता है जिसके हिसाब से किसी भी चीज की प्राइस जो है, किसी भी चीज की रेट जो है वो मूव करती है। अब ये सप्लाई और डिमांड, ये दोनों ही चीजें जो रेट को डिसाइड करती हैं, प्राइस को डिसाइड करती हैं, ठीक है, इनको नियंत्रित करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था की पूरी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, अलग अलग जगह अलग अलग बैंक होते हैं। वो डिमांड को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं, लोगों के हाथ में कितना पैसा देना है, अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूमना चाहिए, इसको वो नियंत्रित करते हैं। और दूसरा है सरकार। ठीक है, ये दोनों लोग किस तरीके से इस काम को करते हैं, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, वो रेट जिससे जो बैंक्स पैसा रखती हैं, आरबीआई से पैसा लेती हैं, ठीक है, तो आरबीआई उनसे जो रेट से ब्याज वसूल करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो अगर, और जिस रेट से इसका उल्टा रिवर्स रेपो किसको बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, रीपर्चेज रेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो रीपर्चेज क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट के, जो भी बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनको वो रख के पैसा लेती है आरबीआई से। ठीक है, इसीलिए उसको रेपो रेट बोला जा रहा है, रीपर्चेज रेट। तो वो बॉन्ड रख के और पैसा लेती है। ठीक है, उससे जो रेट से चार्ज करता है आरबीआई उनसे, वो हो जाती है रेपो रेट। और उसी तरह बैंक अगर अपना पैसा रखती है, अपना सरप्लस रखती है आरबीआई के पास में, तो आरबीआई उनको जिस रेट से ब्याज देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। हमेशा रेपो रेट ज्यादा रहती है। ठीक है, कितनी है ये हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होती है और कैसे इनके द्वारा अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जाता है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए रेपो रेट वो है जो आरबीआई चार्ज कर रहा है बैंक से। अगर रेपो रेट को बढ़ा देगा हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई अगर बढ़ा देगा उस रेट को, ठीक है, ज्यादा ब्याज बैंक्स को देना पड़ेगा आरबीआई को, तो वो किससे मांगेंगे, हम लोगों से मांगेंगे, कस्टमर से मांगेंगे। ठीक है, जब वो कस्टमर से ज्यादा रेट पे पैसा देंगे कस्टमर को, तो लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे कि भाई ज्यादा रेट लग रही है। ठीक है, तो लोगों के पास में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको सब डिमांड को बढ़ाना है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है, तो वो रेपो रेट को कम कर देगी। जब वो कम रेट पे पैसा लेगी, कम रेट पे ब्याज वसूल करेगी बैंक से, तो बैंक भी आगे जो है रेट को कम कर देंगे। जैसे रेपो रेट कम होती है, आपके पास न्यूज चैनल से और सब जगह से आ जाता है कि अब आपके लोन की किस्त जो है वो कम हो सकती है, ब्याज कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब आरबीआई कम रेट पे लेगी उनसे, बैंक से, तो बैंक्स भी आगे कम कर देती हैं, उससे लोन ज्यादा लोग लेंगे, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा। ये तो करती है रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, इन रेट्स को मेंटेन करता कौन है, पहले आरबीआई सोल अथॉरिटी थी, अभी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें सरकार के भी कुछ लोग हैं और आरबीआई के भी लोग हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। हर 3 महीने में इन रेट्स को चेंज किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात आरबीआई की। अब सरकार कैसे करती है, सरकार क्या करेगी, उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको आरबीआई के थ्रू बेच देगी। ठीक है,
अगर उसको मार्केट से पैसा कम करना है, उसको डिमांड कम करनी, तो अपने जो बॉन्ड्स हैं वो बेच देगी। ठीक है, बेच देगी तो क्या होगा, पैसा उसके पास आ जाएगा। ठीक है, उसने बॉन्ड्स बेच दिए, पैसा उसके पास आ गया, तो मार्केट में पैसा कम हो गया, डिमांड कम हो जाएगी। अगर उसको डिमांड बढ़ाने हैं तो वो क्या करेगी, उन लोगों के पास पैसे पहुंचा देगी। ठीक है, यानी जो उसके बॉन्ड्स थे वो खरीद लेगी, पैसा लोगों के पास आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों लोग जो है पैसे को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट के हिसाब से रेट्स को कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन एक लिमिटेड रूप में रहे। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन यानी मंदी। ठीक है, अब कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, क्या जरूरी है, क्या इसके टाइप से, वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने देखा सरकार और आरबीआई कैसे मैनेज करती हैं इन चीजों को। ठीक है, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाता है, अभी तक ये देखा। अभी हम ये देखते हैं कि होती क्या है इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले इसको रीजन के आधार पर बांटते हैं कि किस कारण से ये आई है। तो सबसे पहला जो टाइप है कारण के हिसाब से वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग की वजह से आई हुई महंगाई। तो डिमांड पुल कैसे हो जाएगी, अगर जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट से, जो एग्रीगेट सप्लाई है उसकी तुलना में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो कॉस्ट प्राइस है आइटम्स की वो बढ़ जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई। ठीक है, और वो क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड सप्लाई से एक्सीड कर जाती है तो फर्म्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे पुशिंग अप प्राइसेस के रूप में, प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश अगर हो गई, कॉस्ट कैसे पुश होगी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फर्म्स की वो बढ़ गई। ठीक है, अब कॉस्ट जो है इसकी फैक्ट्री की वो किसी भी रूप में बढ़ सकती, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, जो ऑयल का वो यूज करते हैं। ठीक है, या फिर टैक्सेस बढ़ गए, उनका किराया भाड़ा बढ़ गया, कुछ भी ऐसी चीज जो कॉस्ट में काम आती थी, उस चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम आती है, उस पूरी चेन में अगर किसी चीज की रेट बढ़ जाती है, ठीक है, तो कॉस्ट जो है फैक्ट्री की वो बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरी है वेज पुश इन्फ्लेशन, यानी वेज जो मजदूरी वो देती है, ठीक है, उस हिसाब से वेज अगर बढ़ जाती है अचानक से, उसको ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है, तो वो कहाँ से वसूलेगी, आपसे वसूलेगी। अल्टीमेटली हर चीज जो है वो कंज्यूमर पे आती है, कस्टमर पे आती है, तो वो हो जाएगी वेज पुश इन्फ्लेशन। अभी किस तरह से बढ़ सकती है, इसके तीन कारण हो सकते हैं। या तो वो मजदूर जो हैं कम हो गए, ठीक है, तो उन्होंने अपनी डिमांड जो है बढ़ा दी, उनकी संख्या कम हो गई तो उन्होंने उनकी वेजेस जो है बढ़ा दिए। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो ट्रेड यूनियन ने कोई केस जीत लिया और अचानक से उनकी वेजेस जो है बढ़ गई। तीसरा क्या हो सकता है कि उनकी वेजेस जो है उन्हीं के हाथ में है, यानी वो कितना काम करते हैं उससे डिपेंडेंट है, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उससे जिससे उनकी वेजेस जो है बढ़ गई। तो वेजेस अगर बढ़ जाती है तो वो भी अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी इन्फ्लेशन में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, चौथा टाइप इसका है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड आपको नाम से पता लग रहा है कि अगर इंपोर्ट आप किसी चीज का कर रहे हो, ठीक है, और एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन हो जाता है, मान लीजिए रुपया जो है कम हो जाता है, ठीक है, डॉलर की तुलना में, पहले 65 रुपए का एक डॉलर होता था, अब 67 रुपए का हो जाता है, तो क्या होगा कि आयात हम कर रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और क्योंकि ज्यादा पैसा हमको देना पड़ रहा है तो वो चीज हमारे यहाँ महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंपोर्ट डिफ्लेशन, इंपोर्टेड डिफ्लेशन। क्योंकि ओनली इसका सोल रीजन क्या है, एकमात्र रीजन क्या है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उस इंपोर्ट की वजह से ही इन्फ्लेशन आई है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा कि एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हो तो वो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट सस्ता क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप भेज रहे हो तो उनके लिए तो उनके जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, पहले 65 रुपए थी अब 67 रुपए हो गई है। ठीक है, तो उनकी साइड से देखोगे तो फायदा हुआ है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो रेटें हैं वो अपने आप ही चलती हैं, कई देश जो है जान करके डेप्रिसिएशन कर देते हैं अपनी वैल्यू का, अपनी जो मनी होती है उसकी वैल्यू का डेप्रिसिएशन कर देते हैं। क्यों, ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। चाइना अधिकतर ऐसा करता है, चाइना इसीलिए बदनाम है क्योंकि वो समय समय पर अपनी वैल्यू का खुद ही डेप्रिसिएशन कर देता है जिससे कि उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है,
जब वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इसलिए देश में हो जाएगी महंगाई, लेकिन एक्सपोर्ट आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेम्परेरी फैक्टर्स। टेम्परेरी फैक्टर ऐसा है जैसे कि वेट बढ़ा दिया सरकार ने, कोई टैक्स लगा दिया किसी पर्टिकुलर चीज पर, ठीक है, वेट बढ़ा दिया, तो वेट मान लीजिए बढ़ा दिया 15%, 17% कर दिया, तो जितनी भी चीजों पे वेट लगता है सबकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी फैक्टर से आई हुई इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हुए आने के तरीके। इसके बाद हम बात करते हैं तो नापा किस तरीके से जाता है। तो एक होती है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें हम जो वोलेटाइल फैक्टर्स हैं उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे वोलेटाइल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वोलेटाइल फैक्टर सबसे ज्यादा होते हैं आपके फूड और एनर्जी। ठीक है, इनको अगर आप छोड़ दोगे, ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन आप निकालोगे इन आइटम्स को हटा के, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं, इनको हटा के आप जो इन्फ्लेशन निकालोगे वो हो जाएगी कोर इन्फ्लेशन, इसलिए वो ज्यादातर जो है कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन जब आप इनको ले लोगे वोलेटाइल फैक्टर्स को, तो वो हो जाएगी हेडलाइन इन्फ्लेशन। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा मतलब अलग क्यों होती है कोर इन्फ्लेशन से, क्योंकि उसमें जो वोलेटाइल होते हैं उनको भी लिया जाता है। वोलेटाइल आपके फूड, एनर्जी, अल्कोहल, टबैको, ठीक है, ये सब जो बहुत वोलेटाइल चीजें हैं उस समय पे किसी भी समय वोलेटाइल ही रहती हैं ज्यादातर, एनर्जी और फूड। तो इनको लेके जो इन्फ्लेशन बनेगी वो हेडलाइन, और जो इनको हटा के बनेगी वो है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन मैक्सिमम ज्यादातर टाइम कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो वोलेटाइल नेचर के हैं वो हटा दिए जाते हैं। लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसीलिए वो ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि जो वोलेटाइल नेचर की चीजें हैं वो उसमें ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बढ़ने के तरीके के हिसाब से। ठीक है, कि किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस तरीके से हमारे 4 इंपॉर्टेंट टाइप हैं। एक है क्रीपिंग या माइल्ड, मीन्स हल्की सी बढ़ रही है। दूसरा है वॉकिंग यानी चल रही है। तीसरा है गैलोपिंग यानी घोड़े की तरह छलांग मार रही है। और चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन यानी उड़ रही है रॉकेट की तरह। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका क्या इफेक्ट होता है, क्या इनका मतलब है। क्रीपिंग मैंने आपसे बोला, माइल्ड भी इसको बोलते हैं, यानी 1 से 4% के बीच में साल भर में अगर बढ़ रही है महंगाई तो उसको आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलोगे, माइल्ड इन्फ्लेशन बोलोगे। और ये इससे इफेक्ट भी नहीं पड़ता, ये दिखाई भी इतनी ज्यादा नहीं देती, यानी नोटिसेबल भी नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और ये होनी भी चाहिए, इससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा देश भी और देश भी इसके बीच में ही टारगेट सेट करते हैं कि 2 से 4% के बीच में मेरी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या लगता है लोगों को कि जो प्राइस है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइसेस को बीट करने के लिए लोग जो है सामान खरीदेंगे। ठीक है, इससे आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, इसलिए इतनी जरूरी भी है, इतना थोड़ा बहुत चलनी भी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसके बीच में जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन में टारगेट सेट किए जाते हैं किसी भी देश के। इसके बाद हम बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है कि अगर ये बढ़ के जो हमारा क्रीपिंग का क्राइटेरिया था, ठीक है, 2-3% बढ़ रही है साल में, उससे ज्यादा होके 10% तक है, तो इसको हम बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चल रही है एक तरीके से। ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है और लोग जो है वो आगे की जो बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ेंगी उसको बीट करने के लिए पहले से बाय करके रखना चालू कर देते हैं, जिससे जमाखोरी वगैरह बढ़ेगी और जो फिर प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये गलत है देश के लिए इतनी ज्यादा अगर बढ़ती है। तीसरी हमारी है गैलोपिंग यानी घोड़े की तरह छलांग मारती हुई, तो 10% से ऊपर हम इसको लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बहुत ही तेजी से इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी, ठीक है, तो मनी की वैल्यू कम होती जाएगी। जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मनी की वैल्यू कम क्यों हो जाती है? पहले 100 रुपए में अगर आप 10 पैकेट ले पाते थे किसी चीज के, और अगर उसकी प्राइस बढ़ के एक पैकेट की 100 रुपए हो जाती है, 10 रुपए से 100 रुपए बढ़ जाती है, तो अब आप एक ही पैकेट ले पाएंगे। यानी पहले जो आपका 100 रुपए का नोट 10 पैकेट ले पाता था, अब वो सिर्फ एक पैकेट ले पाएगा, तो आपके मनी की वैल्यू कम हो गई। इसलिए जैसे ही इन्फ्लेशन की बढ़ने की रेट जो है ज्यादा हो जाएगी, 10% से ज्यादा वो बढ़ रही है साल भर में, ठीक है, वॉकिंग में 10 तक बढ़ रही है और गैलोपिंग में 10 से ज्यादा बढ़ रही है पर ईयर, तो क्या होगा कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और उससे जो आपका रिजर्व है देश का वो भी कम होगा, मनी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये जो है गवर्नमेंट की जो है क्रेडिटेबिलिटी लूज होगी कि आप इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
तो इसलिए ये देश के लिए गलत है। और अगली जो है हाइपर इन्फ्लेशन, वो तो फिर बिल्कुल ही गलत है। उसमें रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी, 50% पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है और इतनी तेजी से बढ़ती है, ठीक है, कि कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल युद्ध की स्थिति हो जाएगी। जैसा एक बार हुआ था जिम्बाब्वे में, अगर आपने टीवी मतलब देखे होंगे या कुछ आपको याद होगा कि लोग जो है नोटों को जला के खाना बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन नोट्स की वैल्यू इतनी भी नहीं थी कि उनसे इतना ईंधन लिया जा सके जिससे कि खाना बन सके, तो वो नोट को ही जला के खाना बना रहे थे। इस तरह के वीडियो काफी आए थे उस टाइम, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन में तो ऐसा हो जाता है कि आपकी जो मनी है वो वैल्यू खो देती है, और 1 लाख रुपए की एक चीज आ रही है तो वो तो बहुत ही बर्बादी के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप हैं जो सीधे सीधे हैं। जब तक वो क्रीपिंग है, माइल्ड स्टेज में है, तब तक ठीक है। उसके बाद जब वो बढ़ के चली जाती है वॉकिंग पे, ठीक है, तब से वो डेंजरस होने लग जाती है। उसके बाद जब गैलोपिंग और हाइपर में तो बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैग्फ्लेशन की। ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधी है, लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। स्टैग्फ्लेशन क्या होती है? 2 चीजों से मिलकर बनी है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन, इसलिए स्टैग्फ्लेशन है। यानी जो आपकी इकोनॉमी वो तो स्टैग्नेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा पर्टिकुलर कंडीशंस में हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये जरूरी नहीं है हर जगह हो, लेकिन जानना जरूरी है कि स्टैग्फ्लेशन क्या होती है। स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन, यानी जो आपकी इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये भी हानिकारक है देश के लिए, ठीक है। क्योंकि जब इकोनॉमी ही हमारी स्टैग्नेंट है तो फिर प्राइसेस कैसे बढ़ रही हैं, ठीक है। और जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगी तो प्राइसेस आपको ज्यादा चुकानी पड़ेंगी, तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ नहीं रही, आपके हाथ में पैसा आ नहीं रहा, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन। इसके बाद में है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होती है कि महंगाई की दर जो है वो कम हो रही है, यानी चीजों के जो प्राइस है वो तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, चीजों के प्राइस हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके कम दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो महंगाई की दर है वो कम हो रही है, महंगाई की जगह ही है, लेकिन पहले जिस तेजी से बढ़ रही थी अब उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसके बाद अगला एक टाइप है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का टाइप था उसको श्रिंक कर दिया। जैसे समोसा है, कोई ऐसी चीज है, गुड्स है, ब्रेड्स है, पैकेट में पहले 11 आती थी 10 कर दी, ठीक है, समोसे का साइज छोटा कर दिया, किसी चीज का साइज छोटा कर दिया कंपनी ने, कैडबरी का पैकेट का साइज छोटा कर दिया, तो क्या है उसकी जो कॉस्ट है वो तो वही रही, मीन्स जो प्राइस है उस पैकेट का वो तो वही रहा, लेकिन उसमें आपने कम कर दिया। नमकीन भुजिया जो भी चीज है 250 ग्राम की जगह आपने 200 ग्राम कर दी, ठीक है, 250 की जगह 200, तो आपने उसको श्रिंक कर दिया और प्राइस उसकी वही रही, तो इसको आप क्या बोलोगे? श्रिंकफ्लेशन। महंगाई तो रही क्योंकि प्राइस तो बढ़ी उसकी, उसको क्योंकि छोटा कर दिया इसलिए वो दिख नहीं रही है, लेकिन है फिर भी महंगाई, इसलिए उसको कहा जाएगा श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का उल्टा है, ठीक है। डिफ्लेशन यानी मंदी, ठीक है, डिफ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का उल्टा है। अब इसमें क्या होता है? प्राइसेस फॉल होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन में बढ़ती हैं वैसे इसमें प्राइसेस फॉल होती हैं, गिरती हैं, ठीक है। तो प्राइस गिरती कब है? नॉर्मली जब मंदी आती है, ठीक है। तो मंदी जैसे 2008 में आई थी, तो मंदी जब होने लग जाएगी प्राइसेस गिरने लग जाएंगी, तो एक रिसेशन को ये लीड करेगी, में से एक रिसेशन लेके आएगी। और अगर रिसेशन में साथ में ये भी आ जाए डिफ्लेशन या मंदी, तो ये एक डिप्रेशन बन जाता है। मींस अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए, रिसेशन और डिफ्लेशन, तो ये एक डिप्रेशन बन जाता है, एक बहुत ही सीवियर सिचुएशन बन जाती है, जहां पर सुसाइड होने लग जाएंगी, लोग अपना हिम्मत हारने लग जाएंगे, क्योंकि सब चीज की रेट जो है डाउन होती जाएगी और सप्लाई डिमांड जो है कम होती जाएंगी। तो इस वजह से ये ज्यादा खतरनाक चीज है इन्फ्लेशन से। इसीलिए कोई भी देश जो टारगेट अपना सेट करता है वो इन्फ्लेशन में ही करता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन में 2 से 4% के बीच में साल भर का, वो कभी डिफ्लेशन में नहीं करता, क्योंकि डिफ्लेशन जो है अगर चालू हो गई होना तो उसको रोकना इन्फ्लेशन से ज्यादा मुश्किल है, पहला। दूसरा, ये सीधे रिसेशन में रिजल्ट करेगा और रिसेशन में फिर बहुत कुछ हो सकता है, और रिसेशन के साथ अगर ऐड हो जाता है डिफ्लेशन तो फिर ये डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक चीज है, इसे नियंत्रित करना भी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टाइप जो है असेट इन्फ्लेशन। असेट इन्फ्लेशन बेसिकली ऐसा है कि बाकी सब चीजों की प्राइस तो वही है, लेकिन एक पर्टिकुलर असेट जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है,
गैस हो गई, पर्टिकुलर असेट की प्राइस में चेंज हो गए और वो बढ़ गई। मान लीजिए कि सऊदी अरब वगैरह देशों में आपस में लड़ाई हो गई तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, गोल्ड का कुछ रिजर्व जहां से आता है वहां पे कुछ दिक्कत हो गई तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई। यानी पर्टिकुलर असेट में अगर इन्फ्लेशन आती है और उस वजह से फिर जहां जहां इन्फ्लेशन आएगी उसको हम बोलते हैं असेट इन्फ्लेशन। उसी तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन भी इसको कहा जा सकता है। जैसे अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई सब जगह तो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है, तो उसको हम ग्लोबल इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हिसाब से नाम बन सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक मतलब समझना है इसका कि ये क्या है, कैसे नियंत्रित होती है, इंडिया में कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या टाइप है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फोकस होकर पढ़ना है और इसके नोट्स बनाइएगा। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।